बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट के कोर्स का थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि सीएसएस क्या होती है, सीएसएस का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, सीएसएस को ऐड करने के तरीके हमारे पास कितने होते हैं, सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है सीएसएस को अटैच करवाने का। फिर हम लोग एक फ़ाइल को अटैच करवाएंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे ये काम कैसे करती है। उसके बाद हम लोग बेसिक फॉर्मेटिंग, कुछ इसमें प्रॉपर्टीज देखेंगे, फ़ॉन्ट के बारे में, कलर हम लोग चेंज करेंगे, अलाइनमेंट चेंज करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह उसको चेंज करेंगे। देन हम लोग आईडी और क्लास के बारे में जिक्र करेंगे कि आईडी क्या होती है हमारे पास और क्लास का क्या रोल होता है। ओके, सीएसएस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सीएसएस। सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट एक ऐसी स्टाइल लैंग्वेज होती है जो किसी भी मार्कअप लैंग्वेज को स्टाइल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मैंने कल जिक्र किया कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, तो उस मार्कअप लैंग्वेज को स्टाइल करने के लिए हम लोग कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, style.css की। जो style.css की जो CSS की फाइल है, ये क्या करती है, ये किसी भी मार्कअप लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी प्रेजेंटेशन को बेहतर करने के लिए, उसके डिज़ाइन को अच्छा करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स हम लोग देख लें। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह का होता है कि सबसे पहले हम लोग सिलेक्टर बताते हैं कि हम लोगों ने किस टैग को स्टाइल करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने टैग का, अगर हम लोग टैग का यूज़ करना है, H1 का टैग को स्टाइल करना, हम लोग H1 लिख देंगे। फिर अगर पैराग्राफ को करना है तो P टैग लिख देंगे। इस तरह जिस को हम लोगों ने स्टाइल करना है उस टैग का नाम लिख देंगे और उसके आगे हम लोग प्रॉपर्टी डिफाइन कर देंगे। लाइक यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कलर की प्रॉपर्टी दे रहे हैं और हम क्या उसके बाद हम लोगों ने कलर की वैल्यू दे दी है कि हम लोग ये कलर चूज़ करना चाह रहे हैं। तो इस लाइन का मतलब क्या होगा कि हम लोग H1 के अंदर जो टेक्स्ट मौजूद है उसका कलर चेंज करके उसको ब्लू करना चाह रहे हैं, ठीक है। देन हम लोग एक सेमीकोलन लगाएंगे और दूसरी प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। हर प्रॉपर्टी को जब ख़त्म होगी तो उसके एंड में हम लोग सेमीकोलन का जो साइन है वो लाजमी यूज़ करेंगे। तो देन हम लोगों ने कोड प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया फ़ॉन्ट साइज़ की, और हम लोगों ने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ की वैल्यू दे दी कि हम लोग इसको इतना फ़ॉन्ट साइज़ देना चाह रहे हैं। ओके, इसको प्रैक्टिकली भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी कितने तरीके होते हैं किसी भी HTML फाइल के अंदर, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर CSS को इंसर्ट करवाने के। तो टोटल 3 तरीके होते हैं, एक इनलाइन CSS, दूसरा इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। जो इनलाइन CSS होता है वो HTML फाइल के अंदर टैग के साथ ही हम लोग यूज़ करते हैं, टैग के अंदर ही उसको लिख देते हैं, स्टाइलिंग कर देते हैं। जबकि जो इंटरनल CSS होती है वो हम लोग फाइल में किसी भी जगह पे उसको यूज़ कर सकते हैं। और एक्सटर्नल CSS हम लोग HTML फाइल के बाहर एक नई फाइल बनाते हैं और उसको फिर हम लोग इसके साथ अटैच करवाते हैं। सारा कुछ अभी हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। तो ओपन करते हैं। जो हम लोगों ने फाइल लास्ट टाइम बनाई थी, ये हमने फाइल बनाई थी। इस फाइल के अंदर आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने कुछ H टैग यूज़ किए थे, P टैग यूज़ किया था, पैराग्राफ बनाया था, हम लोगों ने BR यूज़ किया था। तो हम लोग चाहते हैं कि अभी हम लोग स्टाइल करें H1 को। बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ इस तरह का नज़र आता है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ आप लोग देख सकते हैं, इसका कलर आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको थोड़ा स्टाइल करते हैं। तो अभी हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग क्या करती है, जिस टैग को हम लोगों ने स्टाइल करना है उस टैग के अंदर ही हम लोग स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, उसके आगे इक्वल का साइन, देन हम लोग डबल कोलन इन्वर्टेड कोमास यूज़ कर लेते हैं। इस इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही हमने सारी स्टाइलिंग को यूज़ करना होता है। तो अभी हम लोग कलर की प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पहले देखी उसको यूज़ करते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी जो इसका ब्लैक कलर है वो चेंज होके रेड में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने इसकी प्रॉपर्टी कलर के बाद कॉलन का साइन लगाया और उसके बाद इसकी वैल्यू दे दिया। इसके बाद हम लोग एक सेमीकोलन का साइन लगाएंगे। हर प्रॉपर्टी के बाद ये साइन लाजमी यूज़ होगा ताकि हम लोग अगली प्रॉपर्टी को स्टार्ट कर सकें। तो इस फाइल को करते हैं सेव और इसको मैंने देखा रीलोड किया तो अब देख सकते हैं इसका कलर रेड हो गया। अब हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग जो पैराग्राफ का टैग है इसको हम लोग थोड़ा सा स्टाइल करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग रख देते हैं 20 पिक्सल और हम लोग इसको सेंटर में ले आते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट 3 तरह के टेक्स्ट अलाइन होते हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर। बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट पे है, हम लोग इसको सेंटर में भी ला सकते हैं और लेफ्ट भी राइट पे भी ला सकते हैं। तो हम लोग ये करते हैं कि हम लोग सेम CSS कॉपी करते हैं और इस जो H4 है हमारा इसके अंदर लिख के हम लोग इसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है उसको चेंज कर देते हैं।
तो इसको हम लोग, अभी सेंटर है, इसको राइट। फाइल को मैंने सेव किया और इसको रीलोड किया, तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारा H4 था वो राइट पे आ गया, क्योंकि हमने इसको प्रॉपर्टी क्या दी थी, टेक्स्ट लाइन राइट की। और जो हमारा P टैग है वो सेंटर में हमें शो होने लग गया। और इसका फ़ॉन्ट साइज भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैं इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। और इसका फ़ॉन्ट साइज आप लोग देख सकते हैं, मैंने 25 किया है तो उतना ये फ़ॉन्ट साइज ज़्यादा हो गया। ये तो थी इनलाइन CSS। इनलाइन CSS करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें हर टैग के अंदर जाकर उसको स्टाइल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक अलग से हम लोग CSS करते हैं, इंटरनल CSS, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल CSS। इंटरनल CSS हम लोग पूरे पेज में किसी भी जगह पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग चाहे तो हम लोग हेड के अंदर यूज़ कर सकते हैं, हम लोग बॉडी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, हम लोग HTML के बाद यूज़ कर सकते हैं, बॉडी के बाद यूज़ कर सकते हैं, जहाँ हम लोग चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि जो हम लोगों ने CSS अभी की है उसको ख़त्म करते हैं और इंटरनल CSS के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, इसको मैंने ख़त्म किया, सेव किया, तो आप लोग देखेंगे कि जितनी स्टाइलिंग थी वो सारी ख़त्म हो गई है। हम लोग क्या करेंगे, HTML के टैग के बाहर एक नया टैग बनाएंगे, स्टाइल का टैग। ठीक है, जब भी हम लोगों ने इंटरनल CSS करनी है तो हम लोग वो स्टाइल के टैग के अंदर रखेंगे। इस टैग के अंदर हम लोगों ने प्रॉपर्टी का नेम लिखना है, लाइक मैं H1 को स्टाइल करना चाह रहा हूँ या H2 H3 जिसको भी हम लोग चाहें, मैं H6 को भी करता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे H6 लिखा। इसके बाद हम लोग 2 कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, इसको फ्लावर ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, मिडिल ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, कुछ भी नाम ले आप लोग देख सकते हैं। इन फाइल्स के अंदर हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज़ को ऐड करवाना होता है। लाइक मैं चाह रहा हूँ कि इस लाइन की जो इसको हम लोग इसका जो फ़ॉन्ट वेट है उसको चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट वेट का मतलब होता है कि हम लोग उसको बोल्ड वगैरह करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं, फ़ॉन्ट बोल्ड। और इसके अलावा हम लोग इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं और इसको सेंटर में ले आते हैं। इसको सेव किया, यहाँ पे आके हम लोग लोड करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा जो लाइन है वो सेंटर में आ गई है। इसके बाद हम लोग दूसरा टैग को ही देख लेते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग P टैग को स्टाइल करना है, थोड़ा सा P टैग को हम लोग यूज़ करें। जिस टैग को भी हम लोगों ने स्टाइल करना है हम लोग उस टैग का नाम लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और उस ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग सारी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देंगे। ठीक है, इसका स्टाइल में इसका जो कलर है वो येलो रख रहा हूँ। तो सेव किया, इसको लोड किया तो आप लोग देख सकते हैं इसका कलर येलो हो गया। इसको ब्लू करते हैं ताकि थोड़ा सा विजिबल हो जाए, तो ये ब्लू हो गया। ठीक है, ये तो होगी इंटरनल CSS। हम लोगों ने 2 टाइप्स पढ़ ली हैं, एक इनलाइन CSS और एक इंटरनल CSS। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सटर्नल CSS के बारे में देख लेते हैं। एक्सटर्नल CSS क्या होती है। ओके, एक्सटर्नल CSS के लिए हमें एक अलग से फाइल बनानी पड़ती है जिस फोल्डर के अंदर हम लोग काम कर रहे होते हैं। हम लोग जब भी हम लोग वेबसाइट बना रहे होते हैं हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं, उस फोल्डर के अंदर ही सारी फाइल्स को रखते हैं। जैसे हम लोगों ने कल HTML की फाइल रखी थी यहाँ पे, अभी मैं क्या करता हूँ एक नई फाइल बनाता हूँ नोटपैड की और उस फाइल को सेव करवा के उसका नाम हम लोग रख देंगे styles.css। कल हम लोगों ने HTML की फाइल बनाई थी तो उसकी एक्सटेंशन हम लोगों ने .html रखी थी। आज हम लोग CSS की फाइल बना रहे हैं तो उसकी एक्सटेंशन हम लोग रखेंगे .css और इसको हम लोग इस फोल्डर के अंदर सेव करवा लेते हैं। तो ये देखें आप लोग, अगर तो ये फाइल हमारे पास सेव हो गई है और इसका लोगो भी थोड़ा सा चेंज हो गया। अगर आप टाइप में देखें तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट डॉक्यूमेंट, ये हमारा उसकी टाइप आ गई है। अभी हम लोग क्या करेंगे, styles.css की फाइल के अंदर जो हम लोगों ने CSS की है इस सारी CSS को यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और जो ये स्टाइल का टैग है
इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं रही, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। मैं इसकी स्टाइलिंग ख़त्म कर रहा हूँ और इसकी स्टाइलिंग को हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा सा चेंज आ जाए। तो इसका स्टाइल मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा टेक्स्ट लाइन इसको मैं सेंटर कर देता हूँ और इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करके थोड़ा सा हम लोग 20 पिक्सल का दे देते हैं। इसको सेव करते हैं और जब हम लोग ब्राउज़र में देखेंगे, हम लोगों ने अपनी HTML की फ़ाइल को सेव नहीं किया। याद है जितनी फाइल्स हम लोग बना रहे हैं उन सबको सेव करना ज़रूरी होता है। तो अगर आप लोग देखें तो हमारी जो स्टाइल और CSS की स्टाइलिंग थी वो उस पर, ये जो स्टाइलिंग हम लोगों ने की थी ये अप्लाई नहीं हुई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने फ़ाइल तो बना दी है, अब हम लोगों ने इसको HTML के अंदर अटैच भी तो करवाना है। हम लोग क्या करेंगे, एक टैग यूज़ करेंगे, लिंक टैग, जो कि हम लोग हेड टैग के अंदर यूज़ करते हैं टाइटल टैग के बाद। लिंक टैग क्या करता है, लिंक टैग बताता है कि जो फाइल अटैच है उसका इस डॉक्यूमेंट के साथ क्या लिंक है। ठीक है, इस लिंक के टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। एक हम लोग यूज़ करेंगे REL का एट्रीब्यूट और एक हम लोग यूज़ करेंगे href का एट्रीब्यूट। इन एट्रीब्यूट के बाद थोड़ा सा समझ लें कि जो REL का एट्रीब्यूट होता है ये रिलेशन बताता है उस फाइल का, इस HTML की फाइल के साथ, जो फाइल हम लोग अटैच कराएंगे उस फाइल का। ठीक है, और जो href है ये उसकी लोकेशन बताता है कि वो फाइल पड़ी कहाँ पे हुई है। तो REL के अंदर हम लोग लिख देते हैं स्टाइल शीट, क्योंकि हमारी स्टाइल की फ़ाइल है तो हम लोग उसका जो रिलेशन है वो बता रहे हैं कि ये स्टाइल शीट की फ़ाइल है। यहाँ पे हम लोग उसकी लोकेशन दे देंगे। अभी हमारी जो फाइल है वो पड़ी हुई है सेम फोल्डर में जिस फोल्डर में HTML की फ़ाइल पड़ी है। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे फाइल का नाम लिख देंगे styles.css। styles.css हम लोग उसकी फाइल का नाम और उसकी एक्सटेंशन लिख देंगे। एक बात आपने माइंड में रखनी है, जब भी हम लोग ये एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे तो उस एट्रीब्यूट के साथ हमेशा इक्वल का साइन यूज़ होगा और उस इक्वल के साइन के बाद हम लोग दो इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम लोगों ने जो भी लिखना है वो लिखेंगे। अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ और अगर मैं अपने ब्राउज़र में आया हूँ तो आप लोग देखेंगे हमारी जो style.css की फ़ाइल थी वो रन हो चुकी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि CSS फाइल क्या होती है। ओके, एक चीज़ लास्ट में भूल गया बताना आपको, हम लोगों ने जिक्र करना था आइडियल क्लास का। ओके, लेट्स से हमारे पास ये H1 है। अब हमारे पास एक पेज के अंदर मल्टीपल H1 या H2 या मल्टीपल P टैग भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग, मैं इसको भी कॉपी करूं, दोबारा पेस्ट कर लूं और इसके अंदर जो डाटा है उसको थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, तो ये हमारे पास एक नया P टैग जो है ना वो बन गया। अब मैं अगर इसको सेव करूंगा, ब्राउज़र पर रीलोड करूंगा, तो जो स्टाइलिंग हम लोगों ने इस P टैग के लिए की थी वो वही स्टाइलिंग वो इस P टैग पे भी अप्लाई हो गई है। इस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग आईडीज और क्लासेस का यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, P टैग के अंदर एक ID डिस्क्राइब कर देनी है। ID इज इक्वल टू, हम लोग इस ID को कुछ भी यूनिक नेम दे सकते हैं। ID जो होती है वो यूनिक होती है, वो हर टैग की ID डिफरेंट होगी, दो टैग्स की ID सेम नहीं हो सकती। तो हम लोग इसको ID दे देते हैं सेकंड P की। ठीक है, सेकंड P की ID देंगे। तो अभी हम लोग style.css में जाके P की जगह पे हम लोग उस ID का नाम लिखेंगे। ID को लिखने के लिए हमेशा हैशटैग का यूज़ करते हैं और उस ID का जो नाम हम लोगों ने रखा था सेकंड P, उसको मैं कॉपी करता हूँ और एज इट इज़ हम लोग क्या करेंगे, ये वहाँ पे जाके लिख देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, अभी ID को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, हैशटैग लगाएंगे। हैशटैग के बाद हम लोग उस ID का नाम लिखेंगे, हम लोग उसको सेव करें और जब रीलोड करेंगे तो आप लोग देखेंगे ओके हम लोगों ने HTML की फाइल को सेव नहीं किया। दोनों फाइल्स को सेव करना ज़रूरी होता है। आप लोग देखेंगे कि जिस ID का हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट किया है वही ID पे स्टाइलिंग आई है, दूसरी पे किसी पे भी स्टाइलिंग नहीं आई। हालांकि ये भी P टैग है और ये भी P टैग है। यहाँ पे आप लोग ID से पहले उस टैग का नेम भी लिख सकते हैं जिस टैग को आप लोग करवा रहे हैं। ये आप लोग देखें, मैंने उसका नाम लिखा है तो लिखा P हुआ है लेकिन स्टाइलिंग वो एक पे वर्क कर रही है।
ये तो होगी आईडी। अब हम लोग जिक्र करते हैं क्लास का। क्लास क्या करती है, क्लास हमारे पास आईडी की तरह की एक होती है, लेकिन उसमें हम लोग उसको रिपीट कर सकते हैं। आईडी को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, जबकि क्लास को हम लोग रिपीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने हेडिंग की क्लास दी। अब जिस जिस टैग के अंदर हेडिंग की क्लास होगी उस टैग को वो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। लेकिन मैंने H1, H3 और H6 के अंदर हेडिंग की क्लासेस दी हैं, और अभी हम लोग यहाँ पे अपने स्टाइल और CSS में आके लिखेंगे। ओके, एक बात और नोट करनी है आप लोगों ने कि जो आईडी होती है वो हम लोग हैशटैग के साथ शो करवाते हैं, जबकि जो क्लास होती है उसको हम लोग डॉट के साथ शो करवाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लास ऐड की थी हेडिंग की, तो मैंने डॉट लगाया और उस क्लास का नाम लिख दिया। ओके, इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल करता हूँ। तो इसका फ़ॉन्ट साइज मैंने चेंज करके इसको कर दिया 30 पिक्सल, और इसका जो कलर है वो मैंने कर दिया रेड। इसको मैंने सेव किया HTML की फ़ाइल। अगर आप लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि इस फाइल सेव हुई है कि नहीं, तो आप लोग फाइल के नाम के साथ ये स्टार बना दे सकते हैं। जब आप फाइल को सेव करेंगे तो ये स्टार ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो अभी इसको हम लोग करते हैं रीलोड। तो आप लोग देख सकते हैं H1, H3 और H6 पे वो कलर अप्लाई हो गया। फ़ॉन्ट साइज़ क्यों नहीं अप्लाई हुआ, उसकी वजह यह है कि मैंने प्रॉपर्टी कलर लिखी है। इसकी प्रॉपर्टी होती है फ़ॉन्ट साइज़। तो ये हमारी जो फ़ॉन्ट साइज़ भी ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो क्लासेस हम लोग मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं, जबकि आईडी हम लोग सिर्फ एक आईडी एक ही टैग के लिए यूज़ करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फॉर्म के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि HTML फॉर्म्स क्या होते हैं।